नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज दिल्ली में युवा घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस घोषणा पत्र पार्टी युवाओं को रोजगार, परीक्षा शुल्क और भर्तियों के पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण पेश करेंगी। वहीं यूपी में कांग्रेस महिलाओं और युवाओं पर फोकस कर रही है और उसने राज्य में 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा भी किया है। तो राज्य में हो रहे चुनाव के लिए केवल आरएलडी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया। वहीं अब कांग्रेस आज युवाओं के लिए युवा घोषणा पत्र जारी कर रही है। वहीं कांग्रेस ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के लिए अपने 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी की, जिसमें प्रियंका गांधी ने अपने वादे के मुताबिक 40% टिकट महिलाओं को दिए हैं। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 16 महिलाओं को टिकट दिए। इसमें पार्टी के दिवंगत नेता राजीव त्यागी की पत्नी संगीता त्यागी को साहिबाबाद सीट से मैदान में उतारा गया है। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आज बात की जाए तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं और युवाओं को कांग्रेस फोकस कर रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज कांग्रेस की जो यूपी महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 12 बजे युवा मैनिफेस्टो जो है कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी करते हुए नजर आएंगे। हमने देखा था कि पिछले दिनों महिलाओं के लिए भी अलग से जो मैनिफेस्टो है वो कांग्रेस के द्वारा जो है जारी किया गया था। ऐसे में कांग्रेस खासतौर पर इस विधानसभा चुनाव में महिलाओं के ऊपर और युवाओं के ऊपर दांव जो है लगाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आज युवाओं के संदर्भ में बात करें तो बड़ी घोषणाएं जो है कांग्रेस के द्वारा की जा सकती हैं, जिसमें रोजगार देने के संदर्भ में बात की जाए या फिर जो सिक्योरिटी होती है उसको देने के संदर्भ में बात की जाए। तो ये कुछ मुद्दे जो है आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होता हुआ नजर आएगा उसमें जो है होती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ हमने देखा था कि कांग्रेस इस बार जो दांव लगा रही है वो खासतौर पर महिलाओं पर दांव लगाती हुई नजर आ रही है। लगभग 40% के आसपास जो टिकट है वो महिलाओं को जो है दी जाएगी। ऐसे में कांग्रेस का पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रदर्शन कोई अच्छा खासा नहीं रहा था। तो ऐसे में कांग्रेस इस बार ये चाहती है कि महिलाओं और युवाओं के सहारे जो अपना प्रदर्शन है उसमें कहीं ना कहीं जो है सुधार किया जाए। और उसी को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो है वो महिलाओं के केंद्रित करने की बात हो या फिर युवाओं को केंद्रित करने की बात हो, उसको लेकर जारी किया जा रहा है। स्पष्ट अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर बात की जाए तो सपा और बीजेपी में लड़ाई है, कांग्रेस अभी दूर है। क्या कुछ ऐसा चमत्कार हो सकता है इस मैनिफेस्टो में कि कांग्रेस तीसरे दौर में आ जाए, तीसरी पार्टी के रूप में आ जाए और वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाए? क्योंकि मैनिफेस्टो एक ऐसी चीज है, जब चुनाव के समय जब मैनिफेस्टो जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं लोग उसको भी आकलन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उससे भी प्रभावित होते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम कहें कि जो सीधी लड़ाई दिख रही है वो अभी भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से जो है अपनी जो पिछले विधानसभा चुनाव की जो सीटें हैं उसको बढ़ाती हुई नजर आ सकती है, उसी के संदर्भ में महिलाओं और युवाओं को फोकस किया जा रहा है। महिलाओं के संदर्भ में खासतौर पर कांग्रेस ये चाह रही है कि क्योंकि महिलाएं साइलेंट वोटर होती है और इसका हमने कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में प्रभाव भी देखा था। खासतौर पर बिहार चुनाव की बात करें तो वहां पर महिलाएं जिसके साथ जाती हुई नजर आई थी उसी का वोट जो उसी की जीत जो है होती हुई नजर आई थी। ऐसे में महिलाएं और अगर युवा अगर कांग्रेस को वोट देते और खासतौर पर महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में अगर हम देखें कांग्रेस किस तरीके से मुद्दे उठाती हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा खुद जो उन्नाव रेप पीड़िता की बात हो वहां पर जो है पहुंचती हुई नजर आई थी। किसानों से जुड़े हुए जो है मुद्दे पे वहां पे पहुंचती हुई नजर आई थी। रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, इन तमाम जो सोशल इश्यूज है उनको कांग्रेस जो है लगातार उठाती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ जो मैनिफेस्टो है उसमें भी जो है इनको रखती हुई नजर आ रही है। रोजगार के मसले पर खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसको घेरने की कोशिश जो है कांग्रेस आज जो इस मैनिफेस्टो के जरिए करती हुई नजर आएगी। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी जाएगी और ये कहीं ना कहीं जो है क्या युवाओं को लुभाता हुआ नजर आएगा या फिर कहें कि जो महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो बनाया गया उनको लुभाता हुआ नजर आएगा, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट के लिए वापस आएंगे जब दोपहर में मैनिफेस्टो
मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते सियासी हलचल अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे और विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन भी करेंगे। आपको बता दें कि शाह आगरा में 20 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और फिर शाम को बरेली में डोर टू डोर चुनाव प्रचार भी जेपी नड्डा करेंगे। तो आगरा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और जुड़ेंगे, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बरेली में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे जेपी नड्डा और इसके बाद आगरा भी जेपी नड्डा पहुंचेंगे, जहां 9 विधानसभाओं के प्रमुख लोगों से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पदाधिकारियों से मिलेंगे और इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन में भी जेपी नड्डा शामिल होंगे। तो आज एक दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में आएंगे और बरेली और आगरा में उनका खास कार्यक्रम कह सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम चुनावी दृष्टिकोण से बेहद ही खास, बेहद ही अहम कहा जा सकता है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। आगरा से प्रदीप रावत और बरेली से फजल उर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रहमान जी आपके पास आएंगे। बरेली में भी आज जेपी नड्डा का कार्यक्रम है, आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं आज? और अंदर जी फजल जी, की आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 जी, जेपी नड्डा का आज कार्यक्रम है, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी आज कार्यक्रम की? आज जेपी नड्डा बरेली पहुंचेंगे, करीब 2:30 पर बरेली पहुंचेंगे। उसके बाद 2:50 पर IMM हॉल में, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से और 9 विधानसभाओं में जो अच्छे पद पे हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि बरेली में 9 विधानसभाओं में भाजपा ने परचम लहराया था। इसके चलते वहां पर कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 4 टिकट काटे हैं, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर बगावत का बिजुल फूंक चुका है। इसके चलते जेपी नड्डा उनसे बात करने के बाद बरेली में 3 विधानसभाओं में जाकर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और लोगों को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जेपी नड्डा उसके बाद करीब 2 घंटे और बरेली में रुकेंगे, लगभग उनका 4 घंटे का यहाँ रुकने का प्रोग्राम है। चलिए, तो हम आगरा भी चलते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आगरा भी आज जेपी नड्डा जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन भी जेपी नड्डा करेंगे। उनके साथ कौन से नेता होंगे और कितने बजे का पूरा कार्यक्रम होगा? प्रदीप। अभिषेक, बता दें कि जेपी नड्डा का कार्यक्रम रात को ही तय किया गया है और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ये राजेश्वर मंदिर में यहाँ कर आकर सबसे पहले वो यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। रुद्राभिषेक करने के बाद यहाँ पर पंचतारा होटल है, वहां पर आगरा अलीगढ़ मंडल के विधायकों और जो पदाधिकारी उनके साथ बैठक करेंगे। और बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और कल रिकॉर्ड नामांकन दाखिल किए गए। तो जो 9 विधानसभा है आगरा की, उनके पदाधिकारियों साथ में फतेहपुर सीकरी लोकसभा है, मथुरा लोकसभा है और फिरोजाबाद लोकसभा है। इन तीनों लोकसभा के जी हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके की जानकारी प्रदीप दे रहे हैं कि आज जेपी नड्डा का दौरा है, आगरा पहुंचेंगे और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रहमान, आप बरेली से जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा की। तो बता दें कि एक दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश का आज दौरा करेंगे जेपी नड्डा, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांसी डायट में संस्कृत के अतिथि प्रवक्ता को हटाने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार भारतीय सभ्यता की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि कल्याणकारी राज्य जिस पर भाषा के संरक्षण का दायित्व है, उसे अधिकारियों की मनमर्जी से संविदा पर संस्कृत अध्यापक हटाने छूट नहीं दिया जा सकती है। वहीं आपको यह भी बता दें कि आदेश न्यायमूर्ति RR अग्रवाल की बद्रीनाथ तिवारी की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि नियमावली 2013 में संस्कृत अध्यापक का पद ही नहीं है। हिंदी अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं, पद नहीं है, फिर भी नियमित नियुक्ति होने तक संस्कृत अध्यापक संविदा पर नियुक्त कर रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है और याची को संविदा पर संस्कृत अध्यापक के तौर पर कार्य करने और निर्देश दिया है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। गुरुवार को 205 उम्मीदवारों ने कई जिलों में नामांकन दाखिल किए हैं और अब कुल दावेदारों की संख्या बढ़कर 388 हो गई है। हालांकि नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद ही हर सीट पर दावेदारों की सही संख्या सामने आएगी। वहीं आज से ही दूसरे चरण की 55 सीटों के लिए भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन के पहले चरण के लिए 14 जनवरी से नामांकन पत्र दाखिल हो रहे हैं। अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़े, उनके पास चलते हैं। अनूप, अगर बात की जाए तो आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है और सबसे बड़ी बात, दूसरे चरण में जो चुनाव होने हैं उनके नामांकन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो जाएगी। किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चूंकि पहला फेज पश्चिम में है, इस वजह से लगातार प्रत्याशियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। अभी तक की अगर बात करें तो करीब 183 महिलाएं चुनावी प्रत्याशी मैदान में आ चुकी हैं। 205 पुरुष चुनावी मैदान में आ चुके हैं। 388 पूरी अभी तक की जो प्रत्याशी है मैदान में है। देखना होगा कि आज शाम तक कितने चुनावी प्रत्याशी अपना पर्चा भरेंगे। दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार दूसरे चरण को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया यानी अधिसूचना आज से जारी हो गई है। अपना दूसरे चरण के जो प्रत्याशी हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फिजिकली भी 5 लोगों के वहां पर जाकर के अपना पर्चा भर सकते हैं। पहले चरण में अब तक की जो नोएडा की दादरी सीट है, सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में वहां पर उतरे हैं। 13 अभी तक जो नामांकन वहां पर हो चुके हैं। आज शाम तक वहां पर कितने बढ़ जाते हैं, फिलहाल शाम 5 बजे तक के बाद पता चलेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है अभिषेक, जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, हालांकि कोरोना और ओमिक्रॉन का जो खतरा लगातार बढ़ा है, इसी वजह से नामांकन प्रक्रिया में कोई भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ ऑनलाइन है, चाहे चुनाव प्रचार हो या फिर नामांकन हो या फिर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इस समय डिजिटल देखने को मिल रही है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी अपना चुनाव प्रचार कर रही है सोशल साइट से। और साथ ही साथ जिस तरीके से आयोग ने आदेश दिया था कि 5-5 लोग जाकर के जनसंपर्क कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में है। आगरा और बरेली के जो जिले में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। ये कहा जा सकता है कि चुनावी जो माहौल है वो लगातार बढ़ रहा है। जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव माना जाता है, तो इसी वजह से लगातार सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी जो प्रत्याशियों को लगातार घोषित कर रही हैं और चुनावी मैदान में उतार रही हैं। लगातार उन पर चर्चा भी कर रही हैं कि कौन सा जिताऊ प्रत्याशी हो चुनावी मैदान में उतारा जाए और दूसरी पार्टी को मात दी जाए। सभी पार्टियां अपना चुनाव प्रचार के साथ साथ अपने कैंडिडेटों को सामने ला रही हैं। अभिषेक, बिल्कुल अनूप जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस बार कोरोना को देखते हुए डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है, डिजिटल चीजों का सहारा लिया जा रहा है, क्या इसका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है? क्या उसी तरीके से आसानी से लोगों तक पहुंचाई जाती है, चाहे वो रीतियों, नीतियों हो या कार्यों को हो, या फिर जो जो वादे और दावे राजनीतिक पार्टियां कर रहे हैं, क्या वो लोगों तक पहुंच रहा है और उतना ही प्रभावशाली हो रहा है जो कि पहले के चुनावों में हुआ करता था? देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिजिटल माध्यम से प्रचार हो रहा है, ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो गांव क्षेत्र में है, जहां पर रूरल एरिया, जहां पर इंटरनेट काम नहीं करता है, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, जिनके पास जो प्रचार की जो बातें हैं या फिर चुनावी वादे हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन वहां पर प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आयोग काफी सख्त है, अगर जरा सी भी शिकायत मिलती है, कोरोना कायदे कानून का उल्लंघन होता है, तुरंत मुकदमा लिखा जा रहा है। चुनाव आयोग की निगरानी इस पर भी है कि कहीं प्रलोभन कहीं न दिया जाए, कोई प्रत्याशी प्रलोभन तो नहीं दे रहा है। ये सब तमाम सख्ती बढ़ती जा रही है। लेकिन ये बात सच है कि इस बार एक पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जो सिर्फ सोशल साइट पर है, ऑनलाइन है, अपना प्रचार प्रसार ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो भीड़ हुआ करती थी, एक जमाना हुआ करता था कि लाउड स्पीकर लगा के नेता निकल पड़ते थे, उनके समर्थक निकलते थे, उनके जो प्रत्याशी लगातार अपने क्षेत्र में रहते थे और लोगों से अपील करते थे, अपनी जो बात कहते थे।
वो कहीं ना कहीं उस पर विराम लगा है। आगे आयोग आदेश देता है तो हो सकता है कुछ इसमें रैली या फिर इस तरीके से माध्यम से निकाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल अनूप जी, और जरूरी भी है, लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है और राजनीतिक नेताओं को भी कि कोरोना का काल चल रहा है, ओमिक्रॉन के संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए लोगों से दूरी बनाए और हो सकता है और जितना हो सके तो भीड़ कम से कम जुटाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेने वाली समाजवादी पार्टी की नेता अपर्णा यादव गुरुवार रात लखनऊ पहुंची। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज सुबह नेताजी का आशीर्वाद लिया। अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेने के बाद ट्वीट भी किया। इस दौरान उन्होंने अपने ट्विटर पर आशीर्वाद लेते हुए फोटो भी शेयर की, जिसमें वो मुलायम सिंह का आशीर्वाद लेते हुए देखी जा रही हैं, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब देवभूमि की खबरों का रुख करेंगे। बता दें कि कांग्रेस के 60 से अधिक टिकट फाइनल हो चुके हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज इनकी घोषणा होगी, जबकि कई दौर के मंथन के बाद भी कांग्रेस की 5 से 7 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। प्रदेश में बीजेपी 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर शुरुआत में तेजी दिखाने के बाद पहली सूची जारी करने में कुछ पिछड़ गई है। कांग्रेस की ओर से दिसंबर तक पहली सूची जारी करने का दावा किया गया था। इसके बाद पार्टी की ओर से बताया गया था कि जनवरी के पहले सप्ताह में पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। बताया भी जा रहा है कि अधिकतर सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर सहमति बन चुकी है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर गठित स्क्रीनिंग कमेटी सभी 70 सीटों पर दावेदारों का एक एक कर इंटरव्यू लेने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को अपना रिपोर्ट सौंप चुकी है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 60 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। पहली लिस्ट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम भी शामिल होना बताया गया है। नवीन शुक्ला हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। नवीन, आज कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो सकती है, जानकारी है तो कितने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है और कितने बजे का समय रखा जा सकता है? जी, निश्चित तौर पर लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही थी और इसके बाद ही अब जो निर्णय आने की घड़ी कुछ ही देर बाद इसके बाद फिर दिल्ली में बैठक है और बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि जो प्रत्याशी हैं कितने नामों की सूची आ जाएगी। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं करीब 60 से अधिक सीटों पर जो प्रत्याशियों के नाम है उनका ही घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी जो बैठक के बाद ही निर्णय हो पाएगा कि कितने प्रत्याशियों के नाम अभी आ रहे हैं। हालांकि जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और उनका साफ तौर पर यही जो स्टेटमेंट आ रहा था कि अब जल्द से जल्द ही सूची जारी होगी और जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा भी हो जाएगी कि कौन से प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेंगे और कहां से उनकी दावेदारी रहेगी। बिल्कुल नवीन, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी की लिस्ट जो जारी हुई उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशियों को उतार रही है, इससे क्या समझ सकते हैं कि कांग्रेस क्या बीजेपी के प्रत्याशियों को लिस्ट का वेट कर रही थी? जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरी तरीके से जो फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि अभी कल बीजेपी की जो लिस्ट है वो जारी हुई है। इसके बाद अब कांग्रेस भी अपनी लिस्ट तैयार करने में लगी हुई है। कांग्रेस की लगभग जो लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है। करीब 60 लोग जो हैं जिनके नामों पर पूरी तरीके से सहमति बन गई है। कांग्रेस आलाकमान ने भी सहमति बना दी है और जो तमाम सारी जो बातें चल रही थी कि लिस्ट में देरी हो रही थी, वह जो देरी है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। अभी बैठक के बाद कुछ ही समय बाद लिस्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो तमाम सारे जो कयास लगाए जा रहे थे कि किस प्रत्याशी को लगाया जाए, कि बीजेपी के अगेंस्ट कौन सा प्रत्याशी खड़ा हो जो कि चुनाव में पूरी तरीके से बीजेपी को टक्कर दे पाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से स्कैन कर रही थी। इसके बाद जब बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का निर्धारण कर दिया है, चुनाव कर दिया है, तो अब कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और अब से कुछ देर बाद ही बैठक के बाद यह निर्णय हो जाएगा कि कौन से प्रत्याशी किसके अगेंस्ट में खड़ा होगा और कहां पे कौन चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल नवीन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके पास वापस लौटते हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप, रघुवीर बिष्ट समेत लैंसडॉन विधानसभा से टिकट के सभी 12 दावेदारों ने भाजपा से निष्कासित पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल करने का पुरजोर विरोध भी किया है। दावेदारों ने उन्हीं में से एक को पार्टी प्रत्याशी बनाने की मांग की है। साथ ही डॉक्टर हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने लोकल फॉर वोकल के नारे के साथ अपने बीच के एक प्रत्याशी को निर्दलीय मैदान में उतारने की चेतावनी भी दे डाली है। आपको बता दें कि एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में
जय हरि खाल ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी, महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रंजना रावत, मनीष सुंदरियाल, गोपाल रावत ने डॉक्टर हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल करने का पुरजोर विरोध किया और कहा कि डॉक्टर हरक सिंह रावत अभी तक राजनीतिक दलों की लहर के चलते ही जीतते आए हैं। हरक सिंह रावत ने साल 2016 में कांग्रेस की सरकार गिराई और अब वो अपनी पुत्र बधू के लिए टिकट मांगने की शर्त पर कांग्रेस में शामिल होने की बात कर रहे हैं। नवीन शुक्ला हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, जिस तरीके से बात चल रही थी कि हरक सिंह रावत जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अब वो संशय बना हुआ है क्योंकि जो पार्टी के नेता हैं, जो लगातार उस विधानसभा सीट से काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो खुद ही विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि हरक सिंह रावत फिर सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बातें उठ रही थी कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनमें डर का या एक माहौल था कि कहीं उनका सीट ना कट जाए या फिर उनका टिकट ना कट जाए। तो तमाम सारी जो बातें हैं वो हो रही थी। हालांकि अंदर खाने से अगर बात की जाए तो अंदर खाने इनका विरोध भी जरूर हो रहा है। जो प्रत्याशी हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनका विरोध भी कर रहे हैं कि जो वह लगातार पार्टियों के साथ अपना तालमेल बिठाते हैं और जिस पार्टी में वह जो सत्ता में पार्टी होती है उस पार्टी की तरफ चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विरोध जरूर हो रहा था। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वह कांग्रेस में अभी शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बात जरूर यह उठ रही है कि वह फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो तमाम सारे नेता हैं, उनका कहीं ना कहीं अंदरूनी विरोध जरूर कर रहे हैं। चलिए नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए, आगामी चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। केंद्रीय नेतृत्व ने पहली सूची में 59 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे, उनके नाम पर मुहर भी लग गई है। बता दें कि बुधवार को दिल्ली में हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश भाजपा की ओर से भेजे गए दावेदारों के पैनल पर चर्चा की गई, जिनमें ज्यादातर सीटों पर सहमति बनी। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची में 59 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस बार करीब 10 नेताओं के टिकट काटे गए हैं, उनमें से कुछ ने बगावत भी कर दी है। कर्णप्रयाग विधानसभा से टिकट न मिलने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता टीका प्रसाद मौखरी ने पार्टी से विरोध में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व दर्जाधारी जगवीर सिंह भंडारी ने यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।